अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं अंधेरे चिराग बाय सलवा जब्बार पार्ट 5। दिलावर अली खान, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा जैसे बरसों से दिलावर को जानती हूँ। लाली उसकी बात पे साकित रह गई, फिर कुछ देर बाद बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई? वो क्यों करेंगे हमारी मदद? ये बात तो वो भी जानती थी कि अगर वो सिर्फ एक बार भी दिलावर को कहती तो उसने फौरन उनकी मदद करने आ जाना था। लेकिन जो कुछ भी हवेली वालों ने उसके साथ किया, उसके लिए वो दिलावर को ही कसूरवार ठहराती थी। शायद इसलिए कि वो चाहती थी दिलावर उसे ऐन वक्त पर आकर बचा लेता, लेकिन उसने देर कर दी थी, इसीलिए शायद वो उससे दिल ही दिल में नाराज थी। हाँ लाली, वो करेगा, मेरा दिल कहता है वो करेगा हमारी मदद। वो बेहद पुरयकीन थी। तुम्हारा दिल बकवास करता है बेवकूफ़ लड़की, वो चिढ़ सी गई थी। बकवास बाज दफ़ा सही भी साबित हो जाती है। गुल, हरगिज़ हरगिज़ ऐसी हरकत मत करना। खबरदार, जो तुमने उनके सामने मजलूमियत की तस्वीर पेश की तो। उसने उंगली उठा के बावर करवाया। अच्छा भाई ठीक है, उसने आंखें घुमाई। तुमने मोरे को क्यों नहीं बताया अब्बू के बारे में? पता तो है तुम्हें, डॉक्टरों ने उन्हें टेंशन लेने से मना किया है। पहले ही इतनी तबीयत खराब है उनकी, ऊपर से उन्होंने अब्बू की अलग टेंशन लेनी थी। फिर क्या करते? उसने ऐब्रो उचका के उसे देखा जो उसकी बात से मुत्तफिक थी। अब कल उस आदमी से ज़रा उसके बारे में भी पूछ लेना, उसे ताकीद करना लाज़मी समझा। हाँ हाँ, पूछ लूँगी। वो उठकर अपने पलंग पर आई और सर तक रज़ाई तान के लेट गई। फिर कुछ याद आने पे रज़ाई से मुंह बाहर निकाला। गुल, दिलावर को हरगिज़ कुछ मत कहना। वो उसकी रग रग से वाकिफ थी, वो जो कहती थी उस पे अड़ जाती थी। चाहे बज़ाहिर वो मान भी जाए, मगर आखिर में उसने वही काम करना होता जो उसने सोचा होता था। यार, तुम मुझे बार बार एक ही बात मत कहा करो। खुद हुर, वो चिढ़ के बोली, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, इसीलिए समझाती हूँ। उसने तहम्मुल से कहा, हाँ और मैं छोटी बहन हूँ तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ नहीं आती। लेकिन खैर, फिक्र मत करो, नहीं कहती खान साहब को कुछ। उसके यकीन दहानी कराने पर वो करवट बदल कर आंखें बंद कर गई थी। दूसरी तरफ वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। सामने ही मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम्स, मेकअप और हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर्स की और ज़रूरत की हर चीज़ पड़ी थी। वो वाकई अयान से बहुत मुतासिर हुई थी। वो तो उसे खासा लापरवाह समझती थी, लेकिन उसने उसकी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखा था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पे आज उसने जल्दी से दुपट्टा सर पे सेट करके सर पे लेकर अंदर आने की इजाज़त दी तो एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। बीबी जी, अहयान साहब आपको खाने के लिए वो नीचे बुला रहे हैं, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसके कहने के बावजूद मुलाजमा वहीं खड़ी रही। शायद वो कुछ पूछना चाहती थी। नाज ने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो, बीबी एक बात पूछूं? उसके कहने पे नाज ने इस बात में सर हिलाया। आप अहयान साहब की बेगम हैं? उसके पूछने पर नाज़रीन कुछ देर खामोश रही। ये कोई इतना मुश्किल सवाल तो ना था जो वो सोच में पड़ गई थी। फिर भी पता नहीं क्यों वो जवाब देते हुए हिचकिचा रही थी। आखिर उसने कुछ हिचकिचाते हुए कह ही दिया, जी। उसकी हल्की सी आवाज़ व मुश्किल सुनकर मुलाजमा ने उसे मुबारकबाद दी और फिर उसकी तारीफ करने के बाद कमरे से बाहर चली गई। वो भी पीछे से ठंडी आह भर के बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अयान ने उसे नीचे आते देखा तो बस देखता ही रह गया। वो काले रंग के चूड़ीदार पजामे पे काले ही रंग का काला फ्रॉक, काला लॉन्ग फ्रॉक जिस पे हल्के गुलाबी रंग के बड़े बड़े फूल बने थे और पाँव में काले रंग का खूसा पहने सहज कर कदम उठाती नीचे आ रही थी। वो पलके झपकाए बगैर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो कुर्सी घसीट कर उसके साथ बैठ नहीं गई। होश में तो वो तब आया जब मुलाजमा ने उसके सामने आकर सारन का डोंगा रखा। शाहमीर भाई कब आएंगे? उसके पूछने पे अहयान ने आंखें घुमाई। जब दिल करेगा, उनका वो सक जला बैठा था। और दिल कब करेगा? उसे सादगी से पूछा। मुझे क्या पता, उसने भी बेपरवाही से कहा। आप दिल के डॉक्टर हैं, आपको नहीं पता? आप उसने आंखें टिपा के मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नहीं, मैं नहीं हूँ हार्ट स्पेशलिस्ट। मैं नहीं जानता लोगों के दिलों के बारे में कुछ, उसने नाराज से लहजे में कहा। है ना, मुझे तो पहले ही लगता था आपकी डिग्री जाली है, उसने हंसी छुपा के मसनूई संजीदगी से कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी डिग्री जाली है। वो कपड़े तो मैं मरीजों की जेब काट के लाया हूँ, वरना तो मैं बहुत गरीब हूँ और अब अपनी गरीबी का सबूत भी देने वाला हूँ। उसने डोंगे पे से ढक्कन हटाकर उसके सामने किया तो नाज ने हैरत से उसे देखा। इसमें तो करेले थे। इस पूरी बड़ी सी लकड़ी की डाइनिंग टेबल पे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी थी
اور وہ تھے کریلے، جو کہ احیان کے تو پسندیدہ تھے، البتہ نازنین کو ہمیشہ ہی کریلے کھاتے موت پڑتی تھی۔ احیان مزے سے بیٹھا اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا جو عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس نے نازنین کے لیے خاص طور پر اس کی پسند کے سارے کھانے بنوائے تھے اور اپنے لیے کریلے بھی بنوائے تھے، لیکن جب اس نے اوپر مہنگے کپڑے دیکھ کر اسے کسائی ڈاکٹر کہا تو وہ اسے سبق سکھانے کے لیے ملازمہ کو باقی سب چھوڑ کر صرف یہی لانے کا کہہ کر اس وقت مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ ارے کیا ہوا، شرمائی نہیں، آرام سے کھائے، رکے میں خود ڈال دیتا ہوں۔ اس نے سالن کا چمچ بھر کے اس کی پلیٹ میں ڈالا اور ساتھ گرم گرم روٹی بھی نکال کے دی۔ وہ تو بس صدمے میں بیٹھی اپنے سامنے پڑے کھانے کو گھورے جا رہی تھی۔ بس یہی ہے؟ اس نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ ہاں نا، اپنی ساری سیونگز تو میں نے ان کپڑوں میں اڑا دی۔ کیا ہے نا، میں بڑا ایماندار ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں روز آپ کو ایک سے ایک نئی سبزی کھلاؤں گا۔ آج کریلے، کل بینگن، پھر بھنڈی، پھر آلو، پھر مٹر، اور اس وقت آپ بالکل سبزی والے لگ رہے ہیں، اسے دانت پیستے ہوئے کہا تو احیان نے جاندار قہقہہ لگایا۔ اچھا، اس نے محفوظ ہو کے اسے دیکھا۔ یہی ہوتا ہے نا شکری کا نتیجہ، اس نے دل میں سوچا۔ وہ آرام سے اپنا کھانا ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناز کی پلیٹ اب تک ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا اور اندر سے بریانی کی ڈش لا کر اس کے سامنے رکھی، پھر قورمہ، شنواری اور اس کی پسند کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے خود اس کے سامنے رکھی۔ اس وقت ناز کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ احیان محفوظ سا اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جو ایک ایک کر کے ساری چیزوں پہ ہاتھ صاف کر چکی تھی۔ آخر میں اس نے احیان کو شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ واہ ڈاکٹر صاحب، واقعی ماننا پڑے گا، آپ کی میزبانی کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب بھی اگر وہ اس کی تعریف نہ کرتی تو یہ سراسر ناانصافی ہوتی۔ احیان نے گردن اکڑا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں میں، وہ ملازمہ کو برتن اٹھانے کے لیے آواز دیتا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کی آنکھ فون کے بجنے سے کھلی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اسی کی کال ہوگی۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ اس کی کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے حشاش بشاش آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ رات بھر رونے اور نیند کی وجہ سے بھاری ہوتی آواز سے اس نے بمشکل جواب دیا اور آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ اس کے پلنگ کے ساتھ ہی موجود کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ساتھ والے پلنگ پہ گل گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی اور گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ آپ سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز سے اندازہ لگایا۔ نہیں تو۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ اس کے بارے میں؟ اس کے ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور وہ آرام سے سو رہی تھی۔ رات کو وہ اتنا تھک گئی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی نیند نے کب اسے اپنی لپیٹ میں لیا پتہ ہی نہ چلا، اور اب بھی وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے بیٹھی نیند میں جھول رہی تھی۔ اچھا، مجھے ایسا لگا۔ شاہمیر کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ آپ آ جائیں، میں جاگ رہی ہوں، پھر ہاسپٹل کے لیے دیر ہو جائے گی، وہ بے اختیار کہہ بیٹھی اور اپنی بات کا احساس ہونے پہ فوراً زبان دادوں تلے دبائی۔ یا اللہ، یہ کون سا طریقہ ہے کسی غیر شخص سے بات کرنے کا؟ جب سے اس کی شاہمیر سے ملاقات ہوئی تھی تب سے ہی وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی جو شاید عام دنوں میں وہ کبھی بھی نہ کرتی۔ شاہمیر اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ اس کی بات پہ اس نے فوراً کھڑکی کھول کے باہر جھانکا تو تھوڑی دور اسے شاہمیر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا نظر آیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے وائٹ جینز میں میرون راؤنڈ نیک سویٹر، پاؤں میں وائٹ اور میرون جاگرز پہن رکھے تھے اور گلے میں وائٹ مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ سویٹر کے بازو تھوڑے اوپر کیے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں قیمتی لیدر کی گھڑی پہن رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اپنے پیچھے موجود بلیک پراڈو کی چابی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہی نظر میں اس کا پورا جائزہ لیا تھا۔ فون ابھی بھی کان سے لگا ہوا تھا۔ آپ جلدی سے آ جائیں، آپ کے والد بھی ہوش میں آ گئے ہیں۔ جی میں آ رہی ہوں، وہ جلدی سے کہتی اٹھ کر بالوں کو جوڑے میں مکید کر کے منہ ہاتھ دھونے گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کھوٹی سے چادر اتار کر اچھی طرح خود کو چادر میں لپیٹ کے شیشے کے سامنے آ کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ وہی پرانا سوٹ اور پرانی چادر، اور اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ گہرا سانس لیتی اپنا فون ہینڈ بیگ میں ڈال کے بیگ میں کندھے پہ لٹکائے باہر نکل گئی۔ گل کو پہلے ہی سمجھا چکی تھی کہ اس کی غیر موجودگی کی وضاحت خود ہی مورے کو کوئی بہانہ بنا کے کر دے۔ ویسے بھی وہ دواؤں کے زیر اثر
सोती ही रहेगी, देर तक सोती रहती थी। उसे बाहर निकलते देख शाहमीर फौरन सीधा होकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा। वो भी छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ने लगी। दूर तक फैली हल्की नीली रोशनी में नजर आते सरसब्ज शादाब पहाड़ अब पूरी शान और शौकत से खड़े थे। मुख्तलिफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ हवा में बजती मीठी सी मौसीकी मालूम हो रही थी। सब्ज पहाड़ों की वादियों से तुलू होता सोने का थाल हर तरफ सुनहरी माएँ उड़ेलने को तैयार था। छोटे छोटे मकानों से घिरी कच्ची सड़क पे चलती वो उसके करीब पहुंची तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। सूरज की फीकी फीकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती उसके नकूश को मजीद दिलकश और जाजिबे नजर बना रही थी। मगरूर खड़ी नाक, चौड़ी पेशानी और शहद रंग गहरी आंखों समेत वो कोई मगरूर शहजादा लग रहा था। उसके बाल हल्के भूरे रंग के थे। धूप पड़ने की वजह से उसकी शहद रंग आंखें चमकती हुई महसूस हो रही थी। वो उसे देखना नहीं चाहती थी मगर बार बार नजर उस पे जा रही थी। वो उसके साथ साथ चलते गाड़ी तक पहुंचा और उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल के खड़ा हो गया। वो कुछ उलझन में घिरी वहीं खड़ी रही। शामीर ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं पीछे नहीं बैठ सकती? उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। शामीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कितनी नर्म सी मुस्कुराहट थी उसकी, नर्म और खूबसूरत। बिल्कुल बैठ सकती हैं, पर इसके लिए मुझे भी पीछे बैठना पड़ेगा। लेकिन फिर ड्राइव कौन करेगा? लाली ने उलझ कर उसे देखा। मतलब ये कि मैं ड्राइवर नहीं लगना चाहता, इसलिए आपको मेरे साथ ही बैठना पड़ेगा। उसने अप्रोच का कर मासूम सी शक्ल बना के कहा। लाली ने बेचारगी से उसे देखा। फिक्र ना करे, वापसी पे आपके वालिद को फ्रंट सीट पे बिठा लूंगा, फिर आप पीछे बैठ जाइएगा। उसकी बात वो हल्का सा मुस्कुराती चादर संभाल कर अंदर बैठ गई। वो उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद करते दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। वो खास तौर पे उसके लिए जीप की जगह गाड़ी लेकर आया था। जीप की छत ना होने की वजह से बाहर से अंदर बैठने वालों को साफ देखा जा सकता था। अब क्योंकि लाली ने उसके साथ सफर करना था तभी वो गाड़ी ले आया था, और गाड़ी भी वो जिसके शीशे काले थे, यानी बाहर से देखने वालों को अंदर नजर नहीं आ सकता। वो नहीं चाहता था कि उसके शफाफ चेहरे पे किसी की भी नजर पड़े। घर कोई मसला तो नहीं हुआ? उसके पूछने पे उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, उनको मैंने समझा दिया था। अच्छी बात है। गाड़ी में काफी देर खामोशी छाई रही जिसे लाली की आवाज ने तोड़ा। आपका नाम क्या है? उसके अचानक पूछने पे शाहमीर ने चौंक के उसे देखा। शुक्र है उसे भी कुछ पूछने की तौफीक हुई, उसने दिल में सोचा। शाहमीर, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आप यहीं पास रहते हैं क्या? और क्या काम करते हैं आप? उगुल के समझाने के मुताबिक उससे सवाल कर रही थी। नहीं, मैं बहुत दूर रहता हूँ और बिजनेस करता हूँ मैं उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो कब से मुंतजिर था कि लाली उससे उसके बारे में कुछ पूछे, और अब जब वो पूछ रही थी तो वो उसे जवाब नहीं दे पा रहा था। वो उसके मामले में बहुत एहतियात से काम ले रहा था और वो नहीं चाहता था कि अनजाने में कोई ऐसी बात कह दे जो बाद में उसे मुश्किल में डाल दे। इसीलिए सोच सोच के मुख्तसर जवाब दे रहा था। लाली उसकी बात पे महज सर हिला के रह गई। वो उसे बहुत उलझा उलझा सा लग रहा था। शायद उससे कोई परेशानी थी, इसीलिए उसने उससे मजीद सवाल करना फिलहाल मुनासिब नहीं समझा। वो उसका मोहसिन था, उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। बाकी का सफ़र खामोशी में ही गुजरा। गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में रोककर उसने डैशबोर्ड से ब्लैक मास्क निकाल कर पहना तो लाली तजस्सुस के मारे पूछ ही बैठी। आप ये मास्क क्यों पहनते हैं? उसकी बात पे कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, असल में मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए। उसने अपनी तरफ से बेहतरीन बहाना पेश किया जिसमें लाली ने फौरन यकीन भी कर लिया। वो बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोले खड़ा हो गया, फिर उसके निकलने पे दरवाज़ा बंद करता उसके साथ अस्पताल की इमारत की तरफ बढ़ गया। समंदर खान को जैसे ही होश आया था, शाहमीर उसी वक्त गुलालई को उससे मिलवाने ले आया था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो गुलालई को समंदर खान के कमरे में मिलवाने के लिए गया, लेकिन दोनों का ही अंदाज रूखा फीका सा था। शाहमीर पहले ही समंदर खान को मुख्तसर सूरत हाल बता चुका था। वो समझा कि शायद वो लोग उसके सामने बात करते हिचकिचा रहे हैं, इसलिए वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद समंदर खान को टेस्ट करवाने ले गए। टेस्ट करवाने के बाद उसे वापस कमरे में लाया गया। डॉक्टरों को शक था कि उसे लंग्स कैंसर है, लेकिन हतमी फैसला वो टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद ही कर सकते थे, जो तकरीबन 1 हफ्ते बाद आना था। तब तक उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना था। इस सब के दौरान गुलालई की समंदर खान से कोई बात नहीं हुई थी। वो समझ गया था कि उनके बीच शायद कोई झगड़ा हुआ था।
हाँ, अलबत्ता कैंसर वाली बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी, जिस पे हम शाहमीर ने उसे तसल्ली दी कि ये सिर्फ डॉक्टरों का ख्याल था। गुलाले के माजी और हाल के बारे में काफ़ी कुछ वो पता करवा चुका था। तभी वो एक फैसले पर पहुंचा था, ऐसा फैसला जो उन दोनों के साथ साथ और भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला था। इस वक्त वो अस्पताल के बाहर बने ग्राउंड में घास पर बैठी उदासी से आसमान को देख रही थी, जो बिल्कुल साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी तो काले बादलों से घिरी हुई थी। उसने तो आज तक कभी दिलावर से भी मदद नहीं मांगी थी, और आज एक गैर शख्स के एहसानों के बोझ तले उसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से वो इतनी ही टूट फूट का शिकार थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी अना, उसकी खुददारी, उसकी इज्जत नफ्स को कुचल दिया हो। वो चाहे ऊपर से जितना भी कह लेती, लेकिन सच तो वो भी जानती थी कि इतने ज़्यादा पैसे वो शाहमीर को कभी भी वापस नहीं कर सकती थी। कभी खुली फिजा में बैठने के बावजूद उसका दम घुट रहा था। या अल्लाह, तू मुझ पे कब मेहरबान होगा? मेरे इतना सब्र करने का फल आखिर कब मिलेगा? वो दिल ही दिल में शिकवे करती बेध्यानी में इधर उधर देखने लगी, जब सामने से शाहमीर आता दिखाई दिया। उसने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी, जिसमें 2 चाय के कप और मुख्तलिफ बिस्किट पड़े थे। वो उसके पास पहुंचकर ट्रे को बीच में रखकर जरा फासले पे उसके साथ ही घास पे बैठ गया था। आपने नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए ये ले आया। यहाँ से कुछ खास मिलता नहीं है वैसे। उसने चाय की तरफ इशारा किया तो वह हैरत से उसे देखने लगी। भला उसे कैसे पता चला कि उसने नाश्ता नहीं किया था? सुबह मेरे कॉल करने पे आप फौरन बाहर आ गई थी। यकीनन कुछ खाने पीने का वक्त तो मिला नहीं होगा, इसलिए मुझे लगा। उसने उसकी नज़रों का सवाल समझते हुए कहा। उसने मास्क अभी भी पहना हुआ था। इस वक्त सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, मुस्कुराती हुई, गहरी शहद रंग आंखें। धूप पड़ने की वजह से उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। यही चीज़ थी जो उसे बार बार उन आंखों में झांकने पर मजबूर कर रही थी। उसकी आंखें बहुत हसीन थी, लेकिन फिर भी बहुत अजीब सी थी। ऐसा लगता था जैसे ये आंखें उसकी अपनी ना हो, या जैसे ये आंखें उस चेहरे के लिए ना बनी हो। शायद उसकी आंखों का कोई और रंग होना चाहिए था। उसने दिल में सोचा, फिर खुद ही अपनी सोच पे लानत भेजी। वो क्यों खामखा उस पर इतना गौर कर रही थी? तो गुलाली, आप क्या करती है सारा दिन? वो उसकी आवाज़ पे अपनी सोचों से बाहर आई और चौंक के उसे देखा। मैं कुछ भी नहीं। और ये सच भी था। वो वाकई सारा दिन कुछ भी नहीं करती थी। या तो माजी में खोई रहती, या मुस्तकबिल की फिक्रें लाहक रहती, और हाल हाल तो वो जैसे तैसे काट रही थी। अच्छा। उसने कुछ समझते हुए सर हिलाया, फिर इर्द गिर्द देखा तो लोग काफी दूर दूर थे। उसने मास्क चेहरे से उतारा और चाय का कप उठा लिया। लाली ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि अब एलर्जी नहीं होगी क्या? चाय पीनी भी तो जरूरी है ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जाने कैसे वो बगैर कहे उसकी सारी बातें समझ जाता था। लाली ने भी चाय का कप उठा लिया। वैसे भी अब तकल्लुफात में पड़ने का कोई फायदा तो था नहीं। मैंने डॉक्टर्स को कह दिया था कि रिजल्ट अर्जेंट चाहिए, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे टेस्ट के। उसकी बात पे लाली ने गहरा सांस लिया। बहुत शुक्रिया शाहमीर साहब। दोनों के दरमियान फिर से खामोशी छा गई। आज मौसम बहुत अच्छा है। शाहमीर ने अपनी आदत के खिलाफ काफी फजूल सी बात की। उसे उसे ऐसे लगा था। वो उसकी बात पे आसमान को देखने लगी। वो कहकर फिर खामोश हो गई। आज मौसम वाकई बहुत अच्छा था। सर्दियों के मौसम में तेज धूप यहाँ बहुत कम देखने को मिलती थी, और जब भी निकलती तो मौसम बेहद खुशगवार हो जाता। बड़े से ग्राउंड पे दूर तक बिछी घास धूप से चमक रही थी। ठंडी हवा वक्तन फवक्तन छूकर गुजरती तो रूह में अजब ताजगी सी छोड़ जाती। शाहमीर की नज़र सामने ही लगे पौधों पे गई। उन पौधों में एक चीज़ ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची, और वो था एक इकलौता गुलाब का फूल, जो इन पौधों में सबसे मुनफरिद और खूबसूरत लग रहा था। ये इकलौता गुलाब का फूल था जो इन झाड़ी नुमा पौधों के बीच में खिला खिला सा बेहद हसीन लग रहा था, लेकिन वो इन सब पौधों के दरमियान छुपा हुआ था, तभी ठीक तरह नजर नहीं आ रहा था। फिर भी इख्तियार ही उसकी नज़र अपने सामने बैठी गुलालई पर गई। धूप की तमाशा से तमतमाते चेहरे, तीखे नकोश और भरे भरे अनाबी लबों के साथ खुद को अच्छी तरह काली चादर में छुपाए वो उस गुलाब जैसी ही लगी थी जो पौधों की ओट में छुपा हुआ बैठा था। उसे वो गुलाब का फूल और गुलाली बिल्कुल एक जैसे लगे। फर्क बस इतना था कि वो फूल खिला हुआ था और ये फूल मुरझाया हुआ था। क्या मुरझाया हुआ फूल खुले हुए फूल से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है? शायद हाँ, उसने दिल में सोचा। गुलाली गुलाब के फूल की तरह दिलकश।
उसने सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो लाली ने उसे सवालिया नजरों से देखा। आपने कुछ कहा? उसके पूछने पे उसने नफी में सर हिलाया, फिर उठकर खड़ा हो गया और उस फूल की तरफ बढ़ा। उसके पास पहुंचकर उसने झुककर उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, फूल टूटे तो मुरझा जाते हैं। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। मैं इस फूल को कभी मुरझाने नहीं दूंगा। उसने खुद से सरगोशी करके गोया अहद किया था। फिर इस फूल को तोड़े लाली की तरफ पलटा और वापस आकर बैठ गया। लाली हैरत से उसके हाथ में मौजूद फूल को देख रही थी और शदीद झटका तो उसे तब लगा जब उसने वो फूल उसकी तरफ बढ़ाया। वो धूप में चमकते उसके चेहरे को नजरों के हिसार में लिए किसी जादू के जेरे असर उसे टुकटुकी बांधे देख रहा था। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के मेरी आंखें ख्वाबों से भर जाती है। प्यार की नीली किरणें दिल के कमरे में दराती है। तुम वो पहली लड़की हो जिससे धोखा खाने को दिल करता है, जिसको देख के मेरा यूं ही मर जाने को दिल करता है। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के दिल की खाली टहनी पर फूल गुलाबी खिल जाते हैं, जिसको देख के मुझको मेरी मर्जी के सारे मौसम मिल जाते हैं। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के सैफुल झील पे उतरी परियां अपने होश गवा सकती है, जिसको देख के सोई लहरें एकदम मौज में आ सकती है। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के धूप का हर एक टुकड़ा बादल हो सकता है, जिसको देख के चांद किसी शब पूरा पागल हो सकता है। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के हर एक प्यार कहानी सच्ची लगती है, जिसको देख के मुझको सारी दुनिया अच्छी लगती है। ये क्या? उसने घबरा के उसे देखा। गुलाली, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो फूल हुनूस उसकी तरफ बढ़ाए मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखता पूछ रहा था। लाली को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। क्या कह रहे हैं आप? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा नाम शाहमीर अली खान है। मैं बिजनेसमैन हूँ। माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में गुजर गए थे। एक बहन है, वो शादीशुदा है। लाहौर में रहता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। आपको पहली बार एक झरने के पास देखा था और यकीन करें तब से आपसे दोबारा मिलने की दुआएं कर रहा था। आप बस इतना जान लें कि मैं हमेशा आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, आपको खुश रखूँगा, आपको ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि दुनिया रश्क करेगी। कभी कोई गम कोई तकलीफ़ आपको छू के भी नहीं गुजरेगी। मैं आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। वो तमाम तर शौकिया वो तमाम तरह खुशियाँ देना चाहता हूँ जिनकी आप मुस्तहिक है। वो एक ही सांस में सब कह गया था। लाली खामोशी से उसे देखती रही। उसकी आंखों से झलकती मोहब्बत और अकीदत पर एक पल को यकीन करने का दिल किया, लेकिन दूसरे ही पल उसने दिमाग के सुनने की ठान ली और दिल की फरियादों को नज़रअंदाज कर दिया। वो सख्त नज़र से उसे देखती उठी और तेज तेज कदम उठाती चलने लगी। वो भी फौरन उसके पीछे पीछे चलने लगा। गुलाले, मेरी बात तो सुने, मेरी नीयत गलत नहीं है। वो उसके पीछे तेजी से चलता इल्तिजाई लहजे में कहने लगा। मैं आपके पैसे कल तक वापस कर दूंगी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर मुझे कल तक का वक्त दे दें। उसने सख्त लहजे में बगैर उसकी तरफ देखे कहा। वो दोनों मेन रोड पे आ चुके थे। आप क्या बातें कर रही हैं? अच्छा, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। वो उसके साथ साथ चलते उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे कोई बात सुन ही नहीं रही थी। आपका बहुत शुक्रिया अब तक की मदद के लिए, वो सिर्फ अपनी ही कहे जा रही थी। मेरी बात तो सुने, कहाँ जा रही हैं आप? आइए मैं आपको छोड़ दूँ। वो एकदम रुककर उसकी तरफ मुड़ी। खुदा का वास्ता है, मुझे घर छोड़ने की बजाय मेरा पीछा छोड़ दे। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों मैंने आप पर यकीन किया। क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप अभी निकले ना आप भी निकले ना वैसे ही सब आम मर्दों जैसे। आप तो कहते थे कि आप वैसे नहीं हैं। आपने तो कहा था आप मेरा गलत फायदा न उठाना नहीं चाहते। झूठ था ना वो सब। आप सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, घटिया और मौका परस्त। खुदारा मेरे पीछे मत आइए। मुझे इस वक्त खुद से नफरत महसूस हो रही है। मैं या तो आपको कुछ कर दूंगी या खुद ही खुदकुशी कर लूंगी। वो एकदम फट पड़ी थी और फिर तो बस बोलती ही चली गई। वो मुट्ठियां भीजे खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता रहा। लाली ने चंद लम्हे वहीं खड़े गहरे गहरे सांस लिए, फिर पलट कर तेज तेज कदम उठाती चली गई। वो चली गई थी और वो वहीं खाली हाथ खाली नजरों से खड़ा उसे जाते देख रहा था। और वो कर भी क्या सकता था? उसने मुट्ठी खोली तो गुलाब के पत्तों की फूल की पत्तियां बिखर चुकी थी। वो मुरझाया तो नहीं था,
لیکن بکھر ضرور گیا تھا۔ شاہمیر نے اس پھول کی پتیاں جیب میں رکھ لی اور اداس نظروں سے اس راستے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی ابھی گزری تھی۔ سر میرا نہیں خیال شاہمیر علی خان یہاں کسی سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ شاید کسی نے غلط خبر دی تھی۔ جب سے وہ یہاں آیا ہے ہم نے اس پر نظر رکھی ہے لیکن کوئی مشکوک حرکت نہیں۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب اس نے اپنے سامنے موجود شیشے میں نظر آتا عکس دیکھا۔ میر جہاں اس کی زبان سے بے اختیار نکلا اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ آپ یہ یہاں؟ اس کا رنگ ایک دم ہی زرد پڑ گیا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ انسان کو اگر ایک بات پیار سے سمجھائی جائے تو اسے سمجھ جانی چاہیے، ہے نا باقر صاحب؟ وہ آرام سے ساتھ پڑے صوفوں میں سے ایک 3 سیٹر صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے شان سے بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے بلیک ٹرٹل نیک شرٹ کے نیچے بلیک جینز اور اوپر کیمل کلر کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ یہ بنگالی سے ذرا فاصلے پہ موجود آبادی سے دور جنگل کی طرف ایک کاٹیج تھا جس میں موجود 5 آدمیوں کو مارنے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا باقر صاحب؟ کسی کی جاسوسی کرنے بھیجا ہے ظفر عالم نے آپ کو؟ اس کے استہزائیہ لہجے پہ باقر کا سانس خشک ہونے لگا۔ غلط سمجھ رہے ہیں آپ میرجا، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو باقر، مجھے سخت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو میرے معاملات میں دخل دیتے ہیں، اس نے برفیلے لہجے میں کہا۔ ہلکی نیلی آنکھیں گویا جم سی گئی تھی جیسے سمندر میں پانی جم گیا ہو۔ اسے اس کی آنکھوں سے شدید خوف آیا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو ظفر سر نے آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے بودا سا بہانہ پیش کیا جس پہ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے اتنی سیکیورٹی کی نہ ضرورت ہے نہ عادت۔ میر جہاں از اے 1 مین آرمی۔ اس نے ایک ایبرو اچکا کے اسے دیکھا۔ اب آپ کا کیا جائے؟ مجھے معاف کر دیں میرجا، میں آج سے آپ کے لیے کام کروں گا۔ وہ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور منت کرنے لگا۔ ویسے بھی اب مزید جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آپ کسی کام کے نہیں ہیں باقر صاحب۔ آپ نے ایک نہایت ہی مشکوک آدمی کو غیر مشکوک ثابت کر دیا۔ آپ بالکل بیکار ہے اور بیکار لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ کسی کام کے نہیں ہیں تو آپ کو مر جانا چاہیے، سمپل۔ اس نے رسانیت سے کہہ کے اپنے قدموں میں بیٹھے باقر کا سر بالوں سے پکڑ کے اونچا کیا اور پھر اپنے اوور کوٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک تیز دھار چاقو نکال کر اس کی شہرک پر پھیر دیا۔ خون فواروں کی صورت اس کی گردن سے نکل کر دبیز قالین میں جذب ہونے لگا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر مضبوط چال چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب دوسری طرف وہ دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور تیز تیز سانس لیتی اپنے پلنگ پہ آ بیٹھی۔ اس کے دروازہ کھولنے کی آواز پہ گل بھی نیند سے بیدار ہوئی اور مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بھاری ہوتی آواز سے بولی، اوئے خور، تم اتنا جلدی کیسے آ گیا؟ ابھی تو پورے 11 بھی نہیں بجے۔ اس نے سامنے لگی گھڑی پہ وقت دیکھ کے پوچھا، لیکن وہ آگے سے خاموشی بیٹھی رہی۔ اے خور، اس نے ایک بار پھر ذرا اونچی آواز دی تو اس نے چڑ کے اسے دیکھا۔ سو جاؤ گل، اس نے بیزاری سے کہا تو وہ ویسے ہی کندھے اچکا کر 2 منٹ کے اندر دوبارہ سو گئی۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر پہ نظریں جمائے بیٹھ گئی۔ صحیح کہہ رہی تھی گل، اتنی جلدی کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہی پاگل ہوں، میرا ہی دماغ خراب ہے جو اس گھٹیا آدمی پہ یقین کر لیا۔ کیا سمجھتا ہے وہ چند پیسوں کے عوض مجھے اپنا غلام بنا لے گا؟ جو چاہے گا میں وہی کروں گی۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کی۔ اس کے سارے پیسے منہ پہ دے ماروں گی اس کے۔ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھ پہ احسان کرے، خود ہی فرشتہ بننے کا شوق تھا، لیکن کوئی انسان فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے پیسے اس کے منہ پہ ماروں گی آج کے آج۔ وہ شدید اشتعال میں بیٹھی خود سے باتیں کرنے لگی۔ وہ جلد از جلد شاہمیر کے پیسے واپس لوٹانا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ اچانک اس کے دماغ میں ایک نام آیا، دلاور۔ اس نے خود سرگوشی کی۔ ہاں، دلاور ہی تھا جو اس وقت اس کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا بغیر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔
اس वक्त वो शदीद जज्बाती हुई बैठी थी, इसलिए बगैर सोचे समझे उसने फौरन बैग में से फ़ोन निकाल कर दिलावर को कॉल मिलाई। अली शेर खान इस वक्त अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। जब फ़ोन बजने की आवाज़ पे उन्होंने इर्द गिर्द देखा, उनके साथ ही टेबल पर दिलावर का फ़ोन पड़ा बज रहा था। पहले उन्होंने सोचा कि फ़ोन खुद ही बज बज के बंद हो जाएगा, लेकिन सामने वाला भी शायद हार मानने का इरादा नहीं रखता था। छठी बैल पे शाज़मीने की हिम्मत जवाब दे गई, जो अली शेर के साथ ही सोफे पे बैठी थी। किसकी कॉल है बाबा? उसने अली शेर से पूछा तो उन्होंने नासमझी से सर हिलाया। पता नहीं, ये दिलावर का फ़ोन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे बुलाया था, शायद फ़ोन यहीं भूल गया। जाओ ज़रा दिलावर को ये फ़ोन दे आओ। उन्होंने अखबार पे नज़र जमाए कहा। ओहो बाबा, आप ही उठा लेना। वैसे भी आपकी और दिलावर भाई की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी ही है। अब कहाँ मैं उन्हें पूरी हवेली में ढूंढती फिरूं। उसने अपने तय बेहतरीन हल पेश कर दिया। नहीं बेटा, हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। एक काम करो, दिलावर को यहीं बुला लाओ। मैंने कल के जरगे के बारे में भी बात करनी है। जाओ शाबाश। वो उनकी बात पे मुंह बनाती उठकर कमरे से बाहर निकल गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। आखिर अली शेर ने तंग आकर फ़ोन उठाकर देखा तो उस पर गुलालई लिखा आ रहा था। गुलालई नाम तो सुना सुना लग रहा है। उन्होंने जहन पे जोर डाला तो अचानक उन्हें याद आया, ये तो शायद वही ट्यूशन टीचर है जो यहाँ आती थी। उन्होंने दिल में सोचा और फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब। दूसरी तरफ से गुलालई की आवाज़ गूंजी, जिसे वो फ़ौरन पहचान गए। वालेकुम अस्सलाम। एक तो उनकी आवाज़ पहले ही हूबहू दिलावर जैसी थी, फिर से ऊपर से उन्होंने मजीद उसके जैसा लहजा बना लिया। लाली को ज़रा भी शक न हुआ कि ये दिलावर नहीं है। वो दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूँ, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। क्या बात है? वो बहुत नपे-तुले अंदाज में बात कर रहे थे, जो लाली ने भी महसूस किया था। वो मुझे मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में एडमिट है। तो लाली ने हैरत से फ़ोन की स्क्रीन को देखा। ये अंदाज दिलावर का तो नहीं था। वो मुझे पैसों की ज़रूरत थी कुछ, अगर हो सके तो आप मुझे उधार के तौर पे दे दें। मैं तनख्वाह मिलते ही आपको वापस दे दूंगी। उसने अटक अटक की बात मुकम्मल की। उसकी बात पे दूसरी तरफ खामोशी छा गई। लाली इंतजार करने लगी कि शायद अब वो कुछ कहेगा, उसे तसल्ली देगा, उसे कहेगा कि गुलाले आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके सब मसलों का हल निकालने के लिए। उसे अपने होने का एहसास दिलाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो तो सिर्फ खामोश था। लाली को लगा कि कॉल कट गई है, जब अचानक फ़ोन से सर्द आवाज़ उभरी। तो तुम्हें पैसे चाहिए? कितना अजनबी सा लहजा था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? जी। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ पे दूसरी तरफ गहरा सांस लिया गया। अली शेर खान समझ गए थे कि दिलावर शायद नहीं, यकीनन गुलालई को पसंद करता है। वो उनका बेटा था, वो उसकी रग-रग से वाकिफ थे। गुलालई के लिए पसंदीदगी तो वो कई बार उसकी आंखों में देख चुके थे, लेकिन आज उनका शक यकीन में बदल गया था। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकते। जो गलती उन्होंने की वही दिलावर को दोहराने नहीं दे सकते थे। वो जानते थे कि उनकी अगली बातों से गुलालई को तकलीफ होगी ही, और दिलावर को पता चलेगा तो उससे भी शदीद दुख होगा, लेकिन वो उसे पूरी जिंदगी की अज़ब से बचाना चाहते थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता था गुलालई, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। उसकी बात पे लाली का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आ सका। सब हवेली वाले कहते थे कि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे होती हो, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया, मगर आज मुझे लग रहा है वो सही कहते थे। तुम्हें क्या लगता है ये बाप की बीमारी का झूठा ड्रामा करोगी और मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम पे पैसे लुटाना शुरू कर दूंगा? गलतफहमी है तुम्हारी। जितना तुमने मुझे लूटना था लूट लिया। आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसी लड़की से बात करना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, शोले बरसाते लहजे में कह के दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया था। लेकिन वो जाने कितनी ही देर उसके अल्फाज में उलझी गुमसुम सी फ़ोन कान से लगाए वैसे ही बैठी रही। क्या उसे यही सुनने में गलती हुई थी? क्या उसे ही सुनने में गलती हुई थी, और या वो अपने होशो हवास में नहीं था, या वो दिलावर तो नहीं हो सकता था। ये उसका लहजा तो नहीं था, उसका अंदाज तो नहीं था। ये वो दिलावर तो नहीं था जो उससे मोहब्बत के दावे किया करता था। क्या यही थी उसकी मोहब्बत? मोहब्बत इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होती, या फिर शायद उसे कभी उससे मोहब्बत थी ही नहीं। ये सब दिखावा था, सब धोखा था। मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता, किसी को किसी का एहसास तक नहीं होता। उसे अपना दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था।
दिमाग में दिलावर की कई बातें गूंजने लगी थी। आप अपनी सारी परेशानियां मेरे सर डाल दें और बेफिक्र हो जाए। मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगा। दिलावर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ गुलालई, उसका नर्म लहजा सुनाई दिया। मैं खुद को तो कुर्बान कर सकता हूँ मगर अपनी मोहब्बत को कभी नहीं। दिलावर का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता था गुलालई, लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। अचानक नरम लहजे की जगह तेज कटीले लहजे ने ले ली। सब हवेली वाले कहते थे कि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे होती है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। एक आंसू उसकी आंख से गिरकर मैं बेमोल हो गया। तुम जैसी लड़की से बात करना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। उसका सर दर्द से फटने लगा। आप बस इतना जान ले कि मैं हमेशा आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, आपको खुश रखूंगा, आपको ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि दुनिया रश्क करेगी। मैं आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। दिलावर की जगह अब एक अजनबी लहजे ने ले ली थी। मेरा नाम शाहमीर अली खान है। उसने अपनी ज़िंदगी रगड़ कर साफ की और गहरा सांस लिया। तो ये थी मेरी किस्मत। उसने खुद से सरगोशी की और सर हाथों में गिराकर खामोशी से रोने लगी। वो लॉन में बैठा ढलते हुए सूरज को देख रहा था। ये बारिश के बाद का मंजर था। लॉन में मौजूद दरख्तों के पत्तों पे अभी अभी बारिश के कतरे मौजूद थे। ठंडी ठंडी घास हल्की गीली भी थी। सुरमई शाम में दूर सरसब्ज पहाड़ों में ढलते सूरज ने हल्की सी नारंगी आमेज़श भी कर रखी थी। चाय के कप से उड़ती भाप उसकी सोचों की तरह हवा में तहलील हो रही थी। मौसम जितना खूबसूरत था, सर्दी की शिद्दत उतनी ही बढ़ गई थी। लेकिन वो इस वक्त बगैर किसी गर्म कपड़े के, वाइट पैंट पे डार्क ब्लू शर्ट के बाजू फोल्ड किए, सिगरेट के कश लगाता किसी के ख्यालों में गुम था। ये घर एक जमाने में अली शेर खान का हुआ करता था, लेकिन अब वो शाहमीर की मिल्कियत था। फोन की तेज घंटी से वो अपनी सोचों से बाहर आया। उसने फोन उठाकर देखा तो उस पे अहयान का नाम जगमगा रहा था। उसने फोन उठा लिया। जिंदा तो हो ना साले साहब? उसकी हशाश बशाश आवाज पे शाहमीर ने गहरा सांस लिया। नहीं। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है, जिंदा ना होने के लिए मरना जरूरी होता है। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लोग बाहर से जिंदा रहते हैं, अंदर से मर जाते हैं। उसने खोए खोए लहजे में कहा तो अहयान को कुछ खटका हुआ। क्या हुआ है शामिर? मोहब्बत हो गई है डॉक्टर साहब? उसने गोया उसके समातों पे बम फोड़ा। कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर फोन में से अहयान का फलक शगाफ क्या कहा सुनाई दिया। मोहब्बत तुम्हें? मैं मजाक नहीं कर रहा। उसकी संजीदा आवाज पे अहयान भी संजीदा हुआ। सच कह रहे हो? उसने तस्दीक चाही। कौन है? लड़की है, शाहमीर ने लापरवाही से कहा। अच्छा, मुझे लगा चुड़ैल है जिसका साया पड़ गया तुम जैसे जिन पर। नहीं यार, वो तो परी है जिस पर साया पड़ गया मुझ जैसे जिन का। गुलालई का सरापा उसकी नजरों के सामने आया तो मुस्कुरा दिया। वाह यार, क्या बात है। तू भी ऐसी बातें कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उसे वाकई हैरत हुई। मोहब्बत सब करवा लेती है, मोहब्बत ख्वार भी बड़ा करती है। उसने बताना ज़रूरी समझा। वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। वो खुद भी अपनी बातों पे हैरान हो रहा था। मैं तो कहता हूँ मोहब्बत ही क्या जिसके पीछे जलील होना पड़े। हालांकि सबसे ज़्यादा जलील तो वो खुद हुआ था नाज के पीछे। उसने दिल में सोचा। मेरा दिल गवाही देता है अहयान, उस लड़की की मोहब्बत मुझे जलील नहीं सरखुरू करवाएगी। उसने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन उसे तो दुनिया में भी रुसवा करवा देगी ना। अहियान ने उसे कुछ याद दिलाना चाहा तो वो भी उसकी बात पे कुछ देर खामोश हो गया। तो फिर यूं समझ लो कि ये रुसवाई उसके मुकद्दर में लिखी है। उसका लहजा किसी भी एहसास से आरी था। शरीफ लड़कियां हमेशा इज्जत को मोहब्बत पे तरजीह देती है, उसने बावर कराना चाहा। मैं भी उसे इज्जत ही बनाना चाहता हूँ अहियान, उसे खुश देखना चाहता हूँ। उसका अंदाज दो टोक था। तुम्हारा ख्याल है वो खुश रहेगी तुम्हारे साथ? मैं उसे खुश रखूंगा। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं। मैं एक बार उन्हें हल करना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी मर्जी वो मेरे साथ रहना चाहे या ना चाहे। मैं कभी उस पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसे मनाऊंगा ज़रूर, वो मान जाएगी, मुझे पता है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए यार, लेकिन बस ऐसा कुछ मत करना कि पछताना पड़े। पछता ही तो रहा हूँ। वो कुछ अफसरदा हुआ। तो फिर कब खा रहे हो शादी का लड्डू? उसे फौरन ही उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। जल्दी डॉक्टर साहब। उसका मूड पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वो गुलालई को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुका था। यह पहली लड़की थी जिसे देखकर उसके दिल में जीने की ख्वाहिश पैदा हुई थी। अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज तक उसने जिंदगी
زندگی گزاری تھی، لیکن اب وہ زندگی جینا چاہتا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنی محبت کے لیے۔ تمہاری بہن یاد کر رہی ہے تمہیں، تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اب وہ تمہیں کنفرم دھوکے باز اور تمہارا چمچہ ڈکلیئر کر چکی ہے، اور مجھے تمہارا چمچہ ڈکلیئر کر چکی ہے، اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا تو شاہ ہنس دیا۔ بہن کو بتا دو کہ اس کے لیے بھابھی لا رہا ہوں، تبھی وعدہ توڑنا پڑا۔ ویسے وہ خوش تو ہے نا؟ اسے فوراً ناز کی فکر لاحق ہوئی۔ اپنی الجھنوں میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کر گیا تھا۔ یہ پوچھو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ تمہاری بہن کو میں نے عنقریب پاگل خانے چھوڑ آنا ہے، ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی ہے۔ مت پوچھو، ان چند دنوں میں اس نے مجھے ڈاکٹر سے مریض بنا دیا ہے۔ اس نے بے چارگی سے کہا تو اس کی بات پہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میری بہن کا خیال رکھنا ڈاکٹر، ورنہ اپنا انجام تم خود ہی سوچ سکتے ہو۔ اسے کوئی تکلیف ہوئی تو تمہیں تمہارے ہی ہاسپٹل پہنچا دوں گا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، ایک تم اور ایک تمہاری بہن، وہ بڑبڑایا۔ اچھا اب فون بند کرو، وقت ضائع کر دیا میرا۔ اچھا سنو، وہ فون کاٹتے کاٹتے رک گیا۔ میرجا کیسا ہے؟ وہ اسے چڑھانے کو بولا، اور وہ واقعی چڑھ بھی گیا تھا۔ آئندہ یہ بکواس مت کرنا، اب رکھو فون۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا اور بھابھی کا خیال رکھنا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ میرجا، آخر یہ نام کب مجھ سے الگ ہوگا؟ وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا بھاپ اڑاتے چائے کے کپ اور اپنی سوچوں کے پیچھے چھوڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ دوسری طرف اس نے آنکھیں کھولی تو وہ آج بھی سمندر کے بیچوں بیچ موجود تھا، کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے دور تک پھیلے سرمئی رنگ کے سمندر میں وہ اکیلا تھا۔ پانی ہمیشہ کی طرح ہڈیوں کو جما دینے کی حد تک برفیلا تھا۔ دور دور تک پانی کے علاوہ کسی چیز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہی آواز کانوں میں گونج رہی تھی جو برسوں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ میر کہاں ہو تم؟ میر، مجھے معاف کر دو، واپس آ جاؤ میری جان۔ میر، اونچی آواز میں رونے کے ساتھ ساتھ کسی عورت کی تکلیف دہ آواز اس کے چاروں اطراف سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے حواس سلب ہونے لگے۔ اچانک ایک لہر اس کے اوپر سے گزری اور وہ غوطہ کھا کر وہ مشکل سانس لینے کو باہر نکلا۔ وہ مستقل ہاتھ پیر مار کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ سمندر کی گہرائی میں جاتا جا رہا تھا۔ مختلف منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچانا میر، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ کسی کی دھندلی سی تصویر دکھائی دی اور ساتھ ہی اسی عورت کی نرم آواز بھی اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کا نام میں میر رکھوں گا، میر جہاں۔ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ میرا شہزادہ ہے، میرے پہاڑوں کا شہزادہ۔ وہی نرم سی آواز۔ یہ میرا وزیر بنے گا، میرے سمندر کا شہزادہ بنے گا۔ نرم آواز کی جگہ کسی اجنبی لہجے نے لے لی۔ ہمیشہ دوسروں پہ رحم کرنا میر، تم میرے شیر ہو میر جہاں، اور شیر کسی پر رحم نہیں کرتے۔ مشہور بزنس مین میر جہاں پر 6 لوگوں کو بے رحمی سے قتل کرنے کا مقدمہ سامنے آ گیا۔ میرا شہزادہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میر جہاں کی فیکٹری سے 15 لاشیں برآمد ہوئی۔ تم میرے شہزادے ہو ماما، میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تم میرے شیر ہو۔ کوئی بھی ثبوت نہ ملنے کی بنیاد پر میرجا کو رہا کر دیا گیا تھا۔ مختلف آوازیں آپس میں گڑمڑ ہونے لگی۔ وہ سمندر کی گہرائی میں اتر چکا تھا، اس کا سانس بند ہونے کو تھا، دماغ مفلوج ہو چکا تھا اور آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ اچانک وہ گہرا سانس کھینچ کر کھڑا ہوا۔ وہ پوری طرح پسینے میں بھاگ رہا تھا، اس کا سانس دھوکنے کی طرح تیز چل رہا تھا۔ وہ تو بس پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ جب سانس کچھ بحال ہوا تو اس نے ارد گرد دیکھ کر تسلی کرنی چاہی کہ وہ سمندر میں نہیں، اپنے کمرے میں ہے۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ہیٹر کی گرمائش سے کمرے کا ماحول پرسکون تھا، لیکن اس کی بے چینی میں 100 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے ہمیشہ پانی ڈرایا کرتا تھا، مگر آج اسے کسی اور چیز نے بھی خوفزدہ کیا تھا۔ وہ آوازیں جنہوں نے 20 سالوں میں ایک پل کو بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتا تھا، مگر آج وہ ایک بھیانک خواب کی صورت اس کے سامنے تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔
दूसरी तरफ अपने घर से बाहर निकले 2 दिन हो चुके थे। उस दिन के बाद वो ना अस्पताल गई थी और ना ही शाहमीर ने उससे राब्ता करने की कोशिश की थी। गुल को उसने सारी बात बता दी थी, लेकिन उसे ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी, बल्कि उसका कहना था कि वो तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कोई भी किसी की मदद मुफ्त में नहीं करता। इससे भी ज़्यादा झटका तो उसे उसकी अगली बात पे लगा था कि उसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वो चिढ़कर मज़ीद बहस के बगैर सो गई थी, लेकिन उसकी बातें अभी तक उसके ज़हन में गर्दिश कर रही थीं। वो पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर झांकते अपनी ही सोचों में मगन थी। वो 2 दिन से उसने समंदर खान की खैरियत भी नहीं पूछी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल को यकीन था कि शामिर अभी भी वहीं होगा और उसका ख्याल भी रख रहा होगा। बहुत अजीब सी बात थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों उसका यकीन था। उसकी सोचों का इर्तिकाज़ गुल की आवाज़ पे टूटा। ओ बीबी, खुदा का वास्ता, हम अपने मराकबे से निकल आओ और जाके अपने लावारिस अब्बा का पता लगाओ। पता नहीं किस आदमी के सर पे छोड़ आई हो। अगर उसने वालिद साहब की किडनी शिडनी निकाल ली तो। उसने कमर पे दोनों हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह कहा। लाली ने बेजारी से उसे देखा। पागल हो गई हो क्या? वो क्यों किडनी निकालेगा? ओ बहन, बेचने के लिए, और क्यों? और इससे कहो अगर निकालनी भी हो तो पैसे आधे आधे करे, ताकि अब्बा हमारे भी किसी काम आए। उसकी आंखें घुमाकर कहने पर लाली बस सर पीट के रह गई। तुम्हारा ना दिमाग खराब है गुल। इससे पहले कि अब हमारा अब्बा अभी खराब हो जाए, जाओ खुर जाके उसका पता लगा कर आओ। सगा बाप ही है हमारा। जल्दी चली जाओ, कुछ देर में मोरे भी उठ जाएगी। उसने अब के कुछ संजीदगी से कहा तो लाली ने भी इस बात में सर हिलाया। जाने ही वाली थी वो बड़बड़ाती हुई उठी और चादर लपेट के बैग कंधे पे डालती बाहर निकल गई। वो अपनी चादर का पल्लू मजबूती से पकड़े तेज तेज कदम उठाती राहदारी अबूर कर रही थी, जब उसे समंदर खान के कमरे के सामने ही लगे बेंच पे शाहमीर बैठा नजर आया। वो उसे देखकर फौरन उठा। गुला लई उसे देखते ही उसकी आंखें जैसे चमक उठी थी। वो उसे नजरअंदाज करती कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। वो भी उसके पीछे ही आया था। अब्बू कहाँ हैं? उसने सद लहजे में पूछते सवालिया नजरों से उसे देखा। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर्स उन्हें इमरजेंसी में लेकर गए हैं। और वो उसकी पूरी बात सुने बगैर उसके साथ से गुजरती तेजी से कमरे से बाहर निकली और तकरीबन भागती हुई इमरजेंसी की तरफ बढ़ी। वो भी खामोशी से उसके पीछे आने लगा। वहां पर पहुंचकर उसने दरवाजे पे लगे छोटे से शीशे से अंदर झांका तो समंदर खान के कपड़ों से जगह जगह खून के निशान थे और इस वक्त उसे नेबुलाइजर पे रखा गया था। वो एक एक कदम पीछे होती बेयकीनी से अंदर देख रही थी। जब वो शाहमीर से टकराई, उसने पलटकर फटी फटी निगाहों से उसे देखा। ये आपके वालिद की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें खून की उल्टी आ गई थी और सांस बंद हो रहा था। बुलाले, आप परेशान ना हो, हम आपके वालिद का बेहतरीन इलाज करवाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वो उसका रंग पीला पड़ता देखकर फौरन बोला, लेकिन इन्हें हुआ क्या है? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। गुलाले, आपके वालिद को लंग कैंसर है। उसके इतना कहने की देर थी, लाली को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। लड़खड़ा के गिरने लगी तो शाहमीर ने फौरन उसे कंधों से थाम कर सामने लगी बेंच पर बिठाया। वो खुद उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। गुलाले, क्या हो गया है? हिम्मत करे, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। उसने उसे समझाना चाहा तो उसने जोर से नफी में सर हिलाया। इस वक्त अंदर से डॉक्टर बाहर निकला और उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। शामिर ने लाली का हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपने साथ लगाया उसे लेकर डॉक्टर के रूम तक पहुंचा, वरना उसमें तो चलने की सकत भी नहीं थी। वो दोनों डॉक्टर के सामने वाली 2 कुर्सियों पर बैठ गए थे। तो आप पेशेंट की बेटी हैं? डॉक्टर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जी, उसने बमुश्किल बोला। मिसेस मिसेस शाहमीर, आपके हस्बैंड से पहले मेरी तफसील से बात हो चुकी है, लेकिन आप क्योंकि उनकी बेटी हैं इसलिए आपसे बात करनी भी ज़रूरी है। उसने खाली खाली नज़रों से डॉक्टर को देखा। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसकी तस्दीक कर सकती कि शाहमीर उसका शौहर नहीं है। शाहमीर ने चोर निगाहों से उसे देखा। पता नहीं क्यों डॉक्टर के पूछने पे वो बेइख्तियार ही ये झूठ बोल गया था कि वो उसकी बीवी है। आपके वालिद को लंग कैंसर है और इसकी वजह से उनके लंग का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो चुका है। हमें जल्द अज जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी, वरना कैंसर फैल भी सकता है। या तो आप उन्हें किसी बड़े शहर के अस्पताल ले जाए, या इस सर्जरी के लिए हमें डॉक्टर्स बुलवाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें लाखों का खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये एक सर्जरी है
اور اس میں رسک بھی بہت ہے۔ آپ کو کچھ پیپرز بھی سائن کرنے ہوں گے، اور آپ نے ریسیپشن پہ پیمنٹ کروا دی تھی۔ وہ آخری بات شاہ میر سے کر کے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پیمنٹ کلیئر ہے، اور جہاں تک سرجری کی بات ہے تو آپ یہیں ڈاکٹرز کو بلوا لیں، دوسرے شہر جانا ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ آپ بہترین ڈاکٹرز کو بلوائیں اور جو بھی ضروری ہو وہ کریں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ کر لالی کو دیکھنے لگا جو گمسم سی بیٹھی تھی۔ جی شاہ میر صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ پیشہ وارانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا نرس کے بلانے پر ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ وہ بھی اسے سہارا دے کر باہر بینچ تک لایا تھا۔ وہ چپ چاپ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھ گئی۔ شاہ میر، اس کے بلانے پہ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے دیکھا تو شاہ میر کا دل ڈوب کے ابھرا۔ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہم ان کا بہترین علاج کروائیں گے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر تسلی دی۔ ماسک میں سے اس کی مسکراہٹ تو نظر نہیں آئی تھی، البتہ مسکراتی آنکھوں سے لالی کو تسلی ضرور ملی تھی۔ جانے کیوں اس کے تسلی کے دو بول ہی اس کے دل کو پرسکون کرنے کے لیے کافی تھے۔ کب ہوگی سرجری؟ اب وہ کچھ بہتر تھی۔ کل رات تک وہ اس کے ساتھ ہی بینچ پہ تھوڑا فاصلہ قائم کر کے بیٹھ گیا تھا۔ پیمنٹ؟ اس نے جیسے خود سے سرگوشی کی۔ کر دی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ لالی نے کچھ شرمندہ ہو کر اسے کہا۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ ان دنوں میں اس نے اسے کتنی ہی بار کوسا تھا، اور ایک وہ تھا جو اس کے انکار کے باوجود اس کی مدد کر رہا تھا۔ واقعی اگر اس نے اس پر اعتبار کیا تھا تو غلط نہیں تھا۔ میں شرمندہ ہوں، لالی نے آہستگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی شرمندہ ہوں۔ وہ سفید چمکتے فرش پہ نظر جمائے اپنے جوگر سے اس سے دائرہ بنا رہا تھا۔ آپ کیوں؟ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میری وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑا۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں تحریر کہانی اسے ہمیشہ جکڑ لیتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں غلط نہیں ہوتا گلالئی، بس میں صحیح نہیں لگتا، اس نے کچھ الجھے سے لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں کے سحر میں جکڑی بیٹھی تھی۔ لوگ مجھے سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، شاید میرا ہی طریقہ غلط ہوتا ہے، لیکن میری نیت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ آپ سے محبت تھی ہے اور تا قیامت رہے گی، اس بات پہ میں قائم ہوں۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں، کوئی بھی ہوتا تو ویسا ہی سمجھتا۔ آپ شرمندہ نہ ہو، میری وجہ سے تو بالکل بھی نہ ہو۔ اگر آپ کو وقت چاہیے تو بے شک لے لیں، سوچے سمجھے پھر فیصلہ سنائیے گا۔ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، زبردستی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت میرا فرض ہے، اس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے آپ میری محبت قبول کریں یا نہ کریں۔ وہ گمبھیر آواز کے ساتھ نرم لہجے میں اس کے گرد حصار باندھ رہا تھا تو وہ واقعی اس کی باتوں پہ یقین کرتی جا رہی تھی۔ آپ ایک بار مجھے موقع تو دیں، بس ایک بار، میں آپ کی جھولی میں دنیا کی ساری خوشیاں ڈال دوں گا، آپ کو وہ زندگی دوں گا جس کی آپ حقدار ہے۔ آپ عام نہیں ہے گلالی، آپ بہت خاص ہے، بہت خاص، اس نے گویا التجا کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے نظریں پھیر کر سر جھکا گئی۔ وہ بس افسردگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے تم عام رہنے دو، یوں ہی بے نام رہنے دو، ضرورت ہی نہیں کوئی مجھے مہتاب کہنے کی، سہانا خواب کہنے کی، کدھل میں آپ کہنے کی، مجھے مغرور کر دے گی، خودی سے چور کر دے گی، تم ہی سے دور کر دے گی، تمہاری شاعری غزلیں مجھے مجبور کر دے گی۔ بگاڑو مت میری عادت، نگاہوں کو حیا کہہ کر، لبوں کو بے وفا کہہ کر، ہنسی کو ایک ادا کہہ کر، اداؤں کو قضا کہہ کر، مجھے بدنام کرنے کی ضرورت ہی نہیں کوئی، یوں ہی تم عام رہنے دو، مجھے گمنام رہنے دو۔ اس وقت بلیک 3 پیس پہنے کوئی شخص تقریباً بھاگتا ہوا شاہ میر کے پاس آیا تھا۔ سر، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے کچھ گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے آہستہ سے کہا۔ شاہ میر کی آنکھوں کے تاثرات ایک دم نرم سے سرد ہو گئے۔ اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح واپس چلا گیا۔ شاہ میر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر اٹھنے لگا کہ اس کی اگلی بات پر اسے شدید جھٹکا لگا۔ میں تیار ہوں، اس کی آہستہ سی لرزتی آواز سنائی دی۔ اسے لگا کہ شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کس لیے تیار؟ وہ بے حد حیران تھا۔ لالی نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سادگی سے کہا، شادی کے لیے؟ شاہ میر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مانو ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بس حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو سر جھکائے اپنی چادر کا پلو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔
जी, एक लफ्जी जवाब आया। उसने कुछ कहने को लब खोले ही थे कि फ़ोन की घंटी पे बेजारी से उसने फ़ोन को देखा, फिर संजीदा नज़रों से लाली को देखा। आप यहीं बैठे, मैं भी आता हूँ। वो कहकर तेज़ी से पलटा और मजबूत चाल चलता कॉरिडोर अबूर करके बाहर निकल गया। वो दूर तक उसे जाता देखती रही। वो फ़ोन कान से लगाए ग्राउंड में आ गया। 4 मसलह गार्ड्स फौरन उसकी तरफ बढ़े, फिर उसे फ़ोन पे बात करता देख के कुछ फासले पे उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। उसने बेजारी से अपने सेक्रेटरी मुर्तज़ा को देखा। शाहमीर कहाँ है तू? शाहमीर कहाँ है तू? फ़ोन से अहयान की परेशान आवाज़ उभरी। क्या मसला है? तू ठीक तो है? यार, हाँ यार ठीक हूँ। मसला क्या है? उसने चिढ़ के पूछा। जलील आदमी, तेरी और भाभी की जान को खतरा है, और क्या है? उसकी बात पे शाहमीर ने बालों में हाथ फेरा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, लहजा इस्तेज़ाइया था। तो फौरन वापस आ। एक तो जनाब अकेले पहुंच गए वहां पे, ऊपर से सिक्योरिटी का ख्याल भी नहीं रखा। उसका खून खौल रहा था शाहमीर की लापरवाही पे। तुम्हें किसने बताया? तेरे चमचे ने जिंदगी में पहली बार जबान खोल दी, वरना तूने तो वहीं पड़े रहना था। शाहमीर ने दांत पीसते हुए शोले बरसाती नजर से मुर्तजा को देखा। तो ये इसका काम था। डॉक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, उसने सख्त लहजे में कहा। आप एक नाकस अल अक्ल और बेवकूफ़ जज्बाती इंसान है। बल्कि नहीं, इंसानों में तो फिर भी थोड़ी बहुत अकल होती है। आप तो गधे से भी गए गुजरे हैं। उसके चबा चबा के कहने पे शामिर ने मुट्ठियां भीजी। बेवकूफ़ आदमी, अकल से काम ले, तेरे साथ साथ भाभी की जान को भी खतरा है। शराफत से वापस आ जा, वहाँ तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, उसने कुछ सोचते हुए अस्पताल की इमारत को देखते हुए कहा। शामिर, तेरे दिमाग पे कोई चोट तो नहीं आ गई? उसने फिक्रमंदी से पूछा। कल मेरा निकाह है और आज शाम को तुम्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए, उसने दो टोक अंदाज में कहा। शामिर, मैं कुछ दवाइयाँ बताता हूँ, फौरन लेकर खा ले। मैं सीरियस हूँ। इस वक्त अगर मैं उसे यहीं छोड़कर वापस आ गया तो उसकी जान को खतरा होगा। उसके वालिद की तबीयत खराब है, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता, उसने हतमी अंदाज में कहा। यार, क्या फर्क पड़ेगा? तू एक काम कर, भाभी को भी साथ लेके आ जा। उसके अब्बू? अबे यार, वो तो वैसे भी एक्सपायर होने वाला है, मुर्तज़ा ने बताया है मुझे। लंग्स कैंसर होने वाला। लंग कैंसर वाले ज़्यादा नहीं चलते। शर्म कर जा थोड़ी सी, और तू अकल कर जा थोड़ी सी। आज शाम यहाँ पहुँच जाना। और हाँ, नाज़नीन को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सिक्योरिटी का ख्याल मैं रख लूँगा। वो उसकी बात सुने बगैर फ़ोन बंद करके मुर्तज़ा की तरफ पलटा, जिसका सांस खुश्क हो रहा था। वो उसके सामने खड़ा बेतासु चेहरे से उसे देखने लगा। सर, वो अहयान साहब ने मुझसे धोखे से पूछा था। अगर आप इतने ही मासूम हैं कि इतनी आसानी से आपको धोखा दिया जा सकता है, तो फिर आपको मेरा सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। उसने एक आईब्रो उचका के उसे देखा। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर उसने इर्द गिर्द मौजूद गार्ड्स को देखा। सर, ऊपर से ऑर्डर्स है, आपकी जान को खतरा है तो सिक्योरिटी का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो जानता था अब उसकी इस बात पे भी शामत आएगी, इसलिए जल्दी से वजाहत की। इनको घर भिजवाओ और अहयान के घर की सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो उसे कहकर उसके साथ से गुजरकर अस्पताल की इमारत की तरफ बढ़ गया। क्यों मेरा सर खाया हुआ है? काले कॉले कर करके। तुम क्या चाहता है तलहा? उसने बेजारी से कमरे में टहलते हुए कहा। ये दूसरी तरफ है। वक्तन फवक्तन वो शीशे में खुद को देखने भी ठहर जाती। तुम्हें क्या हो गया है गुल? तुम ऐसी तो नहीं थी, पहले तो तुम मुझसे इतनी बातें करती थी। तलहा ने अफसरदगी से कहा। मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, मेरी बहन दिन रात अस्पताल के चक्कर लगा रही है, घर में इतनी परेशानी वाला माहौल है, और तुम चाहते हो मैं तुमसे गप्पे लगाऊं? उसने तड़क के कहा। तो मैंने कहा तो है कि मैं तुम्हारे अब्बू का इलाज करा देता हूँ या फिर पैसे भेज देता हूँ। नहीं भाई, बड़ी मेहरबानी, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि गैरों से मदद लेनी पड़े। उसने आंखें घुमाई। मैं गैर तो नहीं हूँ। उसे शदीद सदमा हुआ गुल के खुद को गैर कहने पर। हाँ, क्योंकि तुम गैर ज़रूरी हो। ठीक है यार, मर्जी तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, मिलोगी कब? रिश्ता कब भेजोगे? जब बाबा मानेंगे। तो फिर जाके अपने बाबा से ही मिल लो, शायद कोई बात बन जाए। यार, मसला क्या है? वो चिढ़ गया था। दिमागी मसला है, और मुझे नहीं, तुम्हें, उसने सुकून से कहा। हाँ, वाकई मेरा ही दिमाग खराब है जो भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। हाँ, और इसी बीन की बदौलत तुम्हारे अंदर का सांप बाहर आ गया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा अब्बा बीमार है और तुम्हें मिलने की पड़ी है। गुल, मुझसे तमीज से बात किया करो, और तुम मुझसे बात ही ना किया करो। यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, उसने रूहान से लहजे में कहा। हाँ, मुझे वरगलाने की, और तुम तो बड़ा मेरी बातों में आ जाती हो ना। तुम्हारी बातों में तुम्हारा अब्बा तक तो नहीं आता, मैंने क्या आना है?
تمہاری جگہ کوئی لاش بھی ہوتی نا تو وہ بھی شاید اپنے ابو کو منا لیتی۔ تم ہو کس کام کے؟ تمہیں دیکھ کے تو مجھے وہی شعر یاد آتا ہے، بیکار آدمی کچھ کیا کرے، کپڑے ادھیڑ کے سیا کرے۔ اس نے جل کے کہا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہاں تو پلیز اپنے صبر کا مزید امتحان مت لو۔ اس نے بال جھٹک کر برا سا منہ بنا کر کہا، امتحان تو تم لے رہی ہو میری محبت کا۔ اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ اسے گل کی کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تھی اور بری طرح فیل ہوئی ہے تمہاری محبت۔ تم بھی فیل، تمہاری محبت تو اس سے بھی گئی گزری۔ وہ اس کی بات پہ ہنس پڑا۔ ویسے میری بھاگ کے شادی کرنے والی آفر ابھی بھی موجود ہے۔ گل نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی تھی۔ خدا را غارت کرے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر سٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔